एपिसोड की शुरुआत 2012 में आती है, जहां पर दाई और जू जे और यान के ब्रेकअप का अफसोस कर रहे थे। उन्होंने सपने में भी कभी उनके ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचा था। हजारों फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दोनों निकल आए थे, फिर भी आखिर में जाकर पैसे ने उनका रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जे और यान की तरह उनका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। दोनों मिलकर बीजिंग में सरवाइव करेंगे, अपना सपना भी पूरा करेंगे और घर गाड़ी सब कुछ यहाँ पर हासिल करेंगे। पैसा और सक्सेस कभी भी उन दोनों के प्यार के बीच में नहीं आएगा। जिसके बाद दोनों अपने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके काम के लिए कई क्लाइंट से मिलते हैं और फाइनली उनकी फिल्म कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल्चर का पहला काम उन्हें मिल जाता है, जो कि एक छोटी बजट की एड फिल्म बनाने का काम था। लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे कामों में दोनों साल 2016 तक सक्सेस हासिल कर लेते हैं और अब उनकी कंपनी बहुत ही फेमस हो चुकी थी। उन्हें आए दिन बिग बजट की एड मूवीज़ के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे। अब तक दोनों ने एक मर्सिडीज़ कार और एक अच्छा रेंटिंग अपार्टमेंट भी ले लिया था। दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से काफ़ी अच्छी चल रही थी। एक दिन जब दाई की मॉम उनसे मिलने के लिए बीजिंग आती हैं, तो वो उनकी कार और उनका नया अपार्टमेंट देखकर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। जिसके बाद दोनों हाउ को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से शॉपिंग करने की आज़ादी देते हैं, क्योंकि उनका बिल जू पे करने वाला था। पर इस दौरान दाई और जू को उनके एक क्लाइंट का कॉल आता है, इसीलिए हाउ अकेले ही डिज़ाइनर बैग की शॉपिंग करने चली जाती हैं। वहाँ पर उन्हें एक बैग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पर उसका प्राइस 30,000 युआन था, इसीलिए हाउ उस बैग को नहीं लेती। लेकिन तभी वहाँ पर एक रिच लेडी आती है, जो कि हाउ को बैग 30,000 युआन का अपनी तरफ से गिफ्ट करती है। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि जे थी, जो कि मिस्टर लाओ की गर्लफ्रेंड बनने के बाद काफ़ी अमीर हो चुकी थी। अब वो अगर चाहे तो मिस्टर लाओ के कार्ड से पूरा शॉपिंग मॉल खरीद सकती थी। तभी वहाँ पर दाई और जू आते हैं, जिनसे जे की थोड़ी बहुत बातें होती हैं। उस रात जे और यान के ब्रेकअप के बाद आज जाकर वो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। एक टाइम पर हाउ ने जे को बहुत ही अच्छा खाना खिलाया था। अपनी बेटी दाई की तरह उसका भी ख्याल रखा था। आज उसी को रीपे करने के लिए जे ने उन्हें इतना कॉस्टली डिज़ाइनर बैग गिफ्ट कर दिया, लेकिन दाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके जे को वो बैग लौटा देती हैं। तब जे को ऐसा फील होता है कि मिस्टर लाओ की गर्लफ्रेंड बनने की वजह से उनके पैसों से लिया हुआ गिफ्ट दाई और जू एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फिर भी जे इस चीज़ को इग्नोर करके उनसे फिर मिलने का प्रॉमिस करके अपनी कॉस्टली कार में बैठकर चली जाती है। जे की ये अमीरी देखकर दोनों काफ़ी शॉक थे, क्योंकि उसकी कार उनकी कार के प्राइस से 10 गुना ज़्यादा महंगी थी। पर यहाँ पर उनकी लाइफ उससे काफ़ी अलग थी। जू तो इन दिनों हाउ को खुश करने में लगा हुआ था। दाई को खुश रखने की, उसे एक कंफर्टेबल लाइफ देने का प्रॉमिस जू ने ईयर 2010 में यहाँ उसे किया था और आज तक वो उसी प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी अपनी खुशी दाई की खुशी में है। अगले दिन फिर हाउ उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर के पास लेकर जाती है। वो चाहती थी कि दोनों बीजिंग की एक अच्छे एरिया में एक लग्जूरियस अपार्टमेंट खरीद ले, जहाँ पास में ही मार्केट हो, बिल्डिंग में पूल और जिम वगैरह सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हो और उनके फ्यूचर में होने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा सा स्कूल मौजूद हो, थोड़ी दूर पर बस स्टॉप और सबवे हो, फ्रेश एयर के लिए रिवर भी हो। ऐसे एक अपार्टमेंट उन्हें मिल तो जाता है, लेकिन उसका प्राइस 4 मिलियन युआन था और डाउन पेमेंट उन्हें 1.5 मिलियन युआन देना पड़ेगा। उसका प्राइस सुनकर ही दोनों हाउ को वहाँ से लेकर बाहर आ जाते हैं। दाई तो बीजिंग में इतना कॉस्टली अपार्टमेंट लेने की पूरा खिलाफ थी, पर हाँ उनके बेटर फ्यूचर और स्टेबल लाइफ के लिए उन्हें अपार्टमेंट खरीदने के लिए फोर्स करती है। आखिर कब तक दोनों रेंटिंग अपार्टमेंट हर साल चेंज करते रहेंगे। वैसे भी जू ने दाई को बीजिंग में एक घर खरीदने का प्रॉमिस किया था, तो वो कब तक अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। अब जो भी हो ये अपार्टमेंट तो वो उनके लिए खरीद कर ही रहेगी, भले ही उन्हें इसके अंदर पैसा क्यों ना डालना पड़े। साथ ही वो इसी साल उनकी शादी करवाना चाहती थी, इसीलिए वो जू को इसी वीक अपने पेरेंट्स को शादी की बात करके बीजिंग में बुलाने के लिए कहती है। जिसके बाद कहानी 2024 में आती है, जहाँ पर शैन अपने न्यू बॉयफ्रेंड टाओ के साथ उसी प्रॉपर्टी डीलर से बीजिंग में एक अपार्टमेंट खरीदने के बारे में डिस्कस करती है। जिसके बाद टाओ और शैन रात को एक रेस्टोरेंट में अपार्टमेंट का बजट डिस्कस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर दाई आती है, जो कि उन्हीं के साथ बैठ जाती है। कुछ देर के लिए जब टाओ बाहर किसी को कॉल करने के लिए जाता है, तब दाई इस बारे में शैन से बात करती हैं। अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीजिंग में एक अपार्टमेंट खरीदने की बात दाई को सही नहीं लगती और वो दोनों जिस तरीके से अपार्टमेंट का बजट डिवाइड कर रहे थे, ये चीज़ उसे किसी बिजनेस डील की तरह लग रही थी।
उनके बीच उसे कोई प्यार नहीं नजर आया, इसीलिए दाई अपार्टमेंट लेने से और टाओ से शादी करने से पहले शेन को एक बार ठीक से सोचने की एडवाइस देती है। बिना प्यार के फ्यूचर में इतना बड़ा स्टेप लेना कोई सही बात नहीं है। दाई की ये बात सुनकर शेन काफ़ी शॉक में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वैसे भी अब तो टोंग यीशु से शादी करने वाला है। उसके बाद कहानी फिर से 2016 में आती है, जहाँ पर हाउ से मिलने के लिए जू के फादर मिस्टर जैंग आते हैं। जो की मॉम किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ सकी थी, जो चीज़ हाउ को काफ़ी बुरी लगती है। फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके उनसे मेन मुद्दे की बात शुरू करती हैं कि वो इस साल दोनों बच्चों की शादी करवाना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले वो उन दोनों को बीजिंग में एक लग्जूरियस अपार्टमेंट देना चाहती थी। वैसे तो ट्रेडिशन के हिसाब से घर फैमिली मैन को खरीदना चाहिए, लेकिन इतने साल टाइम देने के बाद भी जू एक घर दाई के लिए नहीं खरीद सका। इसलिए वो खुद अपने होम टाउन की 3 प्रॉपर्टी बेचकर इस प्रॉपर्टी का आधा पैसा देगी। बाकी का आधा पैसा वो जू के फादर मिस्टर जैंग को पे करने के लिए बोलती है, ताकि उनके बच्चे बीजिंग में खुशी से रह सके। लेकिन मिस्टर जैंग ने तो 1 साल पहले ही अपनी पूरी लाइफ की कमाई से चोंगिंग में एक घर खरीदा था, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पर अब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ये सुनकर हाउ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने चोंगिंग में घर क्यों खरीदा। क्या शादी के बाद दोनों बच्चों को वहाँ पर रहना पड़ेगा? और अगर ऐसा है तो दोनों फिर बीजिंग में अपने करियर के लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं? लेकिन जैंग के मुताबिक उन्होंने कभी अपने बच्चों को अपने साथ रहने के लिए फोर्स नहीं किया। शादी के बाद वो जहाँ पर मर्जी रह सकते हैं और उनके मरने के बाद तो चोंगिंग वाला घर जू को ही मिलेगा। तब हाउ ने उस घर को बेचकर बीजिंग के अपार्टमेंट के लिए आधा पैसा पे करने के लिए बोलती है। वो भी तो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बेटी की खुशी के लिए पैसे देने को तैयार थी। बाद में वो किसी ओल्ड एज होम में रह लेगी। पर यहाँ पर उनकी इस बात का जैंग कोई भी जवाब नहीं देते और जो भी उनकी इस बात के खिलाफ था। आखिर उसके पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ की सेविंग से लिए हुए घर को उनके फ़ायदे के लिए क्यों बेचे? उसका कोई हक नहीं बनता अपने पेरेंट्स का घर उनके रहते हुए बेचने का। वो इतना सेल्फिश नहीं है और दाई के लिए वो खुद मेहनत करके घर खरीद सकता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर हाउ को बहुत गुस्सा आता है। एक तो उनकी बेटी ने अपनी लाइफ के इतने साल जू के लिए सैक्रिफाइस किए और अब वो दाई के लिए घर लेने का अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर पा रहा। क्या उसके पेरेंट्स उनकी तरह अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना घर नहीं बेच सकते? तो ये उनका कैसा प्यार है? यहाँ पर उनकी ये बात काफ़ी गलत तरीके से बिगड़ गई थी, इसीलिए दाई अपनी मॉम को बाहर लेकर आती है। उनके बाहर जाने के बाद जैंग जू से सिर्फ एक बात पूछता है कि क्या वो अब भी दाई से पहले की तरह प्यार करता है। जब जू उनसे हाँ में जवाब देता है तो जैंग फाइनली अपना घर सेल करने का डिसाइड कर लेता है और वो पैसे बीजिंग में घर खरीदने के लिए जू को दे देंगे। उसके बाद वो और उनकी वाइफ अपने पुराने विलेज वाले घर में चले जाएंगे। उस घर को सिर्फ थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। इस एज में वो लोग कहीं पर भी रह लेंगे, लेकिन अच्छे फ्यूचर के लिए उनके बच्चों का बीजिंग में अच्छे घर में रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी बात सुनकर जो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वहीं बाहर दाई अपनी मॉम की इस डिमांड को बेसलेस बोल रही थी। आखिर जैंग अपना घर उनके फ़ायदे के लिए क्यों सेल करें? इस टाइम पर बच्चों को अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनसे पैसे मांगने चाहिए। इसीलिए दाई हाउ को अपार्टमेंट की चिंता करने से मना करती है। वो और जो मिलकर घर के लिए 1.5 मिलियन का डाउन पेमेंट कर देंगे और बाकी के पैसे घर की EMI देकर कुछ दिनों में घर अपने नाम करवा लेंगे। जिसकी ये बात सुनकर हाउ किसी तरीके से शांत हो जाती है। रात को फिर दाई और जो इस बारे में बात करते हैं। दोनों नहीं चाहते थे कि उनके पेरेंट्स बीजिंग में उनके लिए घर खरीदने के लिए अपना घर बेच दें। इस पॉइंट पर उनके पास $500,000 तो था और उन्हें $1 मिलियन का इंतज़ाम करना था। अभी उनके पास कोई बड़े बजट की एड फिल्म का काम नहीं था, इसीलिए पैसों के लिए जू शियान से और दाई जे से हेल्प मांगती है। लेकिन शाओ ने अभी तक अपना फैमिली बिजनेस नहीं संभाला था, इसलिए वो उनकी हेल्प नहीं कर पाता। वहीं जे तो सिर्फ नाम की रिच थी। मिस्टर लाओ ने उसे रिच होने के एक इल्यूशन में रखा हुआ था, पर रियलिटी में जे के पास ज़रा भी पैसे नहीं थे। मिस्टर लाओ तो सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड उसे यूज़ करने के लिए देते हैं। ये लग्जूरियस अपार्टमेंट, डिज़ाइनर कपड़े और बैग्स वगैरह, ये सब कुछ जे के पास होकर भी उसके नहीं है, क्योंकि शायद मिस्टर लाओ को जे के भाग जाने का डर है, इसलिए वो कभी भी उसे पैसे नहीं देते। देखा जाए तो जे एक सोने की पिंजरे के अंदर बंद एक चिड़िया जैसी हो गई थी। ये सब जानकर दाई को उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो उसे खुद के लिए स्टैंड लेने की एडवाइस देती है और खुद की आइडेंटिटी बनाने को बोलती है, क्योंकि आज वो खूबसूरत है, जवान है। कुछ सालों बाद ऐसा नहीं होगा तो शायद मिस्टर लाओ उसे छोड़ दे, तब जे क्या करेगी? दाई की ये बात सुनकर जे सोच में पड़ जाती है। रात को वो मिस्टर लाओ से $1 मिलियन मांगती है दाई की हेल्प करने के लिए, पर वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। उन्होंने भी जे से एक बेटा मांगा था, जो कि उसने इतने सालों से उन्हें नहीं दिया।
ये सुनकर जय उनका फ़ोन कट कर देती है। फिर अगले दिन जू और दाई को एक बहुत ही बड़ी कंपनी से एक एड फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसका बजट 2 मिलियन था। मतलब कि वो लोग 1 मिलियन के बजट में पूरा ऐड बनाकर बाकी के 1 मिलियन से घर का डाउन पेमेंट दे सकते हैं। ये ऑफर पाकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर जब दोनों घर जा रहे थे तभी जू को किसी जियाशिन नाम की प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो कि उसकी स्क्रिप्ट सच्चा गुड लव पर एक मूवी बनाना चाहता था। जू तो इस कॉल को किसी स्कैमर का कॉल समझकर काट देता है, पर जब वो दाई को प्रोड्यूसर का नाम जियाशिन बताता है तो दाई उसे पहचान जाती है। वो एक प्रोड्यूसर है और जू ने गलती से उनकी कॉल को कट कर दिया था। इसीलिए अब दाई खुद जियाशिन को कॉल करती है और जू के साथ उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ उन्हें उससे पता चलता है कि सालों पहले ईयर 2009 में जू ने एक कॉम्पिटिशन में सच अ गुड लव स्टोरी मिली थी जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था। अब उसी स्टोरी पर जियाशिन एक बिग बजट थिएटर रिलीज फिल्म बनाना चाहता है। उस फिल्म का डायरेक्टर वो जू को बनाना चाहता है और इसका बजट 20 मिलियन से ज़्यादा होगा। इस खबर से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब सिर्फ घर ही नहीं, गाड़ी से लेकर वो सब कुछ उनके पास होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें उनकी लाइफ की पहली थिएटर रिलीज मूवी का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था। 10 साल बाद आज जाकर उन्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिला। इस चीज़ से दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब सिर्फ उनको एड फिल्म और मूवी शूट करने का टाइमिंग एडजस्ट करना था। इसीलिए अगले दिन ये लोग अपने काम का पूरा टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से नवंबर तक सभी एड फिल्म का काम खत्म करना होगा। इस दौरान ये लोग मूवी में भी काम करेंगे और फिल्म तो उन्हें फरवरी 15 से स्टार्ट करनी थी। लेकिन तभी उन्हें एक बैड न्यूज़ मिलती है। 2 मिलियन बजट वाला एड फिल्म के क्लाइंट ने एड की शूटिंग किसी कारण की वजह से पोस्टपोन करके फरवरी 16 को करा दी थी और फिल्म की शूटिंग फरवरी 15 से हो रही थी। एक साथ दोनों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए दोनों जियाशिन को फिल्म का शूट पोस्टपोन करने के लिए बोलते हैं ताकि पहले वो लोग एड शूट कंप्लीट कर सके। लेकिन जियाशिन इसके लिए राज़ी नहीं था। पूरा क्रू, एक्टर्स, प्रोड्यूसर सभी लोग 15 फरवरी को फिल्म शूट करने के लिए तैयार थे। तो जियाशिन क्यों एक नए डायरेक्टर के लिए बाकी सभी के साथ अपना रिलेशन ख़राब करेगा? या तो उसी डेट से शूटिंग स्टार्ट करना होगा या फिर जू और दाई फिल्म छोड़ दे। अब जू और दाई को एड फिल्म और अपनी पहली थिएटर रिलीज मूवी के बीच में से किसी एक को चुनना था। दोनों इस टाइम सिग्नल पर रुके थे और दाई ग्रीन लाइट ऑन होने से पहले जू को अपना डिसीजन लेने को बोलती है। जू जो भी डिसीजन लेगा उसमें दाई उसका साथ देगी हमेशा की तरह। दोनों इस चीज़ के लिए सोच में पड़ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जू ने फिल्म छोड़कर 2 मिलियन बजट वाले एड फिल्म बनाने का डिसाइड कर लिया था। उसे एडवांस पैसे भी मिल चुके थे। इसीलिए वो प्रॉपर्टी डीलर से बात करके सबसे अच्छे एरिया के एक अपार्टमेंट को उसके और दाई के लिए बुक कर लेता है और अगले दिन वो प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट भी करने वाला था। साथ ही वो उनकी शादी के इंतज़ाम में भी लगा हुआ था। घर बुक करने के बाद वो और दाई इसी महीने शादी करने वाले थे। उसकी लाइफ का मेन सपना एक बड़ा डायरेक्टर बनना और एक बिग बजट मूवी बनाना ज़रूर है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए दाई है। इसीलिए उसने मूवी का काम छोड़कर एड फिल्म को चुना, क्योंकि एड फिल्म के पैसे उसे जल्दी मिलने वाले थे और उसे जल्दी दाई के साथ शादी करके सेटल होना है। उसके लिए घर लेना है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने वेडिंग ड्रेस के ट्रायल के लिए जाते हैं। दाई अपनी वेडिंग ड्रेस से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर जब वो अपना वेडिंग ड्रेस दिखाने के लिए पहली बार जू के सामने आती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो जू प्यार से उसका हाथ होल्ड करता है। लेकिन ये बस उसकी एक इमेजिनेशन थी। रियलिटी में तो उसकी तरफ देखता तक नहीं है और ना ही उसका हाथ पकड़ता है। वो तो उनके वेडिंग ड्रेस का बिल बनाने में बिजी था। साल 2010 में एक बार जू ने उससे कहा था कि दाई जब भी वेडिंग ड्रेस पहनेगी तो वो उसका हाथ होल्ड करने वाला फर्स्ट पर्सन बनेगा, पर आज जू उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, जो चीज़ दाई को काफ़ी हर्ट होती है। अगले दिन अब जू घर का डाउन पेमेंट देने और घर बुक करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका कार्ड नहीं चल रहा था। तभी वहाँ पर दाई आती है, जिससे उसे पता चलता है कि दाई ने एड फिल्म की पेमेंट क्लाइंट को वापस कर दी है और अब वो उस एड का काम नहीं कर रहे। इस बारे में दाई ज़्यादा कुछ जू को इस टाइम पर एक्सप्लेन नहीं करती और उसे घर चलने के लिए बोलती है। वो घर जो कि पहले उनका बीजिंग में था, जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ की, उनके प्यार की, अपने सपनों और स्ट्रगल की शुरुआत की थी। अभी भी वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रह रहे थे और जो लोग रह रहे थे वो कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। शायद इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। वो लोग जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे उसे देखकर लगता है कि वहाँ पर कोई सालों से नहीं रहा, पर वहाँ के हर एक दीवार में उनकी यादें बसी हुई थी। उन सभी लोगों के रूम भी अभी तक वैसे के वैसे ही थे और उन दोनों के रूम में वो ड्रेसिंग टेबल अभी भी था जो कि उन्होंने रोड साइड से उठाकर रूम पर लेकर आए थे। उस ड्रेसिंग टेबल का मिरर टूटा हुआ था, फिर भी वो उसे देखकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। ये बीजिंग में उनका पहला फर्नीचर था।
इस अपार्टमेंट की पुरानी यादों को जीने के बाद जू दाई से आर्ट फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह पूछता है तो वो उसे बोलती है कि अब उसे घर की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो इस टाइम पर उसे शादी करना चाहती है। वो सिर्फ उसके साथ एक बिग बजट मूवी बनाना चाहती है, दोनों के करियर को आगे ले जाना चाहती है। उसे नहीं लगता कि अब उन दोनों के बीच वो पहले जैसा प्यार मौजूद है। उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनका प्यार अब ख़त्म हो चुका है और दोनों सिर्फ इस रिलेशनशिप को ज़बरदस्ती आगे ले जा रहे हैं। क्या जू को याद भी है कब उन दोनों ने लास्ट टाइम अकेले टाइम स्पेंड किया था, कब रोमांटिक डेट पर गए थे या फिर कब अकेले मूवी देखने गए। आजकल वो उनकी यंगर सेल्फ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है जो हर टाइम एक दूसरे के साथ प्यार में रहते थे। पर जू के मुताबिक दोनों हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, उन्हें मेच्योर होना होगा। अब वो 30s में हैं तो बेटर यही है कि दोनों शादी करके एक घर खरीद कर सेटल हो जाए और फिर मूवी डायरेक्टर बनने का अपना सपना पूरा करे। लेकिन दाई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और टेरेस की तरफ चली जाती है। यहाँ पर आने से पहले वो जेई से मिली थी। उसने उसके साथ यही सब बातें शेयर की थी। जब उसने जेई से कहा था कि वो इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहती, वो जू के साथ अपना भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने का सपना पूरा करना चाहती हैं। कम से कम एक बार तो इस चीज़ के लिए वो कोशिश करना चाहती हैं। तब जेई ने उसे एक सवाल पूछा था कि क्या उसका और जू का प्यार वर्थ इट है। पर तब दाई इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसे इतना पता है कि वो दोनों बीजिंग क्यों आए थे, अपना सपना वहाँ पर पूरा करने के लिए। तो भला उसे वो दोनों कैसे बोल सकते हैं। कुछ देर बाद जू दाई से मिलने के लिए टेरेस पर आता है। उसने उसकी बात मानने का डिसाइड कर लिया था। वो अब दाई के अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन शादी तो उसे उसी से करनी थी, भले ही वो अब हो या फिर उनका सपना पूरा होने के बाद। ईयर 2007 में जब दाई हैमर लेकर उसके हॉस्टल में घुसी थी तब जू को उससे पहली नज़र का प्यार हो गया था। ऐसे अब तक कई मोमेंट्स आए उनकी लाइफ में और हर बार उसे सिर्फ दाई से ही प्यार हुआ और ये प्यार उसकी तरफ से कभी भी कम नहीं हुआ। जब उनके पास कुछ भी नहीं था तब भी दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ। तो अब सब कुछ होने के बाद उनका प्यार क्यों खो जाएगा। लाइफ के आखिरी मोमेंट तक वो सिर्फ उससे ही प्यार करेगा और उसे शादी करने के लिए उसका वेट करेगा। जिसके बाद जो बियर कैन के पेन को रिंग की तरह यूज़ करके दाई को शादी के लिए प्रपोज करता है। अब ये दाई की मर्जी होगी कि वो जू से किस टाइम शादी करना चाहती हैं। वो पूरी लाइफ उसका वेट करने के लिए तैयार है। तो दाई उस बियर कैन की रिंग को फेंक देती है क्योंकि उसे अब जू के साथ करियर को मेन इंपॉर्टेंस देनी थी। वो दोनों बीजिंग मूवीज़ बनाने के लिए आए थे, ना कि शादी करके घर और कार लेने के लिए। ये सुनकर जू उससे हर डिसीजन पर साथ देने का प्रॉमिस करता है और उसे हक करके आई लव यू बोलता है। लेकिन आज दाई उसे लव यू नहीं कहती। एक टाइम था जब जू के पास ज़रा भी पैसे नहीं थे। ईयर 2008 और 2009 में उसने एक कैंडी रिंग से दाई को प्रपोज किया था, लेकिन 18 अक्टूबर 2016 को जू पहली बार अपनी कमाई से दाई के लिए एक डायमंड रिंग लेकर आया था, लेकिन उसे वो प्रपोज ही नहीं कर पाया और ना ही दाई ने वो रिंग देखी। उनसे कुछ ही दूर पर वो बियर कैन की रिंग पड़ी हुई थी जो दाई ने फेंक दी थी। तो क्या उनका प्यार इसे रिंग की तरह ख़त्म हो जाने के कगार पर है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब जब एड फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया तो दोनों अपनी लाइफ की पहली बिग बजट थिएटर रिलीज मूवी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर साल चाइनीज़ मूवी का सक्सेस रेट बढ़ता ही जा रहा था और हर साल मूवीज़ 20 बिलियन तक इनकम कर रही थी। उस टाइम ईयर 2016 में द मरमेड मूवी ह्यूज सक्सेस लेकर आई थी, लेकिन इस पॉइंट पर जू को लगा कि इस मूवी को बनाने से ही उसका और दाई का प्यार फिर से पहले जैसा लौट आएगा, इसीलिए उसने उसकी बात पर एग्री किया था। लेकिन दिल से ही मूवी बनाने के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं थी जितना उसकी दाई से शादी करने की इच्छा थी। उसके बाद कहानी फिर से 2024 में आती है जहाँ पर दाई अपने रेंटिंग अपार्टमेंट से नीचे के फ्लोर में शिफ्ट कर रही थी, इसीलिए उसने शेन को हेल्प करने के लिए बुलाया था। दाई ने अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। ये बात शेन के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। इस पॉइंट पर दाई इतने रिच है कि वो 3-4 घर खरीद सकती हैं, फिर भी वो रेंट पर क्यों रह रही है। लेकिन दाई के मुताबिक सालों पहले एक टाइम था जब उसे अपना घर चाहिए था। उसने एक बार किसी अपने के साथ घर खरीदने के बारे में सोचा भी था, लेकिन बाद में जाकर उसे अपना घर खरीदना कोई ज़रूरी नहीं लगा और ना ही अब वो पर्सन उसका अपना रहा। यहाँ पर दाई इनडायरेक्टली जो की बात कह रही थी शेन से। शेन भी दाई की हर बात समझ रही थी पर वो उसे कुछ कहती नहीं। शेन के मुताबिक उस टाइम पर दाई को घर खरीद लेना चाहिए था तो उसी घर का रेट आज 80% ग्रो होता। ये सुनकर दाई को काफ़ी शौक लगता है, फिर भी उसे घर तो नहीं चाहिए था। वो रेंटिंग अपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ जो पान के साथ शेंजन को लेकर स्कूल में एडमिशन की बात करने के लिए आया हुआ था, वहाँ पर उनका काम तो नहीं बना, पर जो वहाँ पर टोंग से मिलता है जो कि यूशु से मिलने के लिए वहाँ पर आया हुआ था क्योंकि यूशु और उसकी शादी होने वाली थी और एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यूशु उसी स्कूल में टीचर है। ये सुनकर जू टोंग से
शेंजन के एडमिशन की बात ईशू से करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए टोंग मान जाता है। साथ ही आज जाकर टोंग को पता चलता है कि जू ने अब तक शादी नहीं की है और शेंजन पान का बेटा है। पान और जू सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब जो भी हो, जू के लिए तो अब पान और शेंजन एक फैमिली है। उसके बाद कहानी साल 2016 में आती है, जहाँ पर जियाशिन फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काओ से दाई और जू को मिलवाता है। इतनी बड़ी प्रोड्यूसर से मिलकर दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन चाओ यहाँ पर उनको सीधा बोल देती हैं कि जू की सच अ गुड लव स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऊपर से इसकी एंडिंग बहुत ही सैड है और मेनली दोनों कैरेक्टर पुअर हैं, जबकि उनके बनाए हुए ड्रामाज और फिल्म्स में कैरेक्टर रिच बैकग्राउंड से होते हैं और उनकी स्टोरी में एस्थेटिक रोमांटिक एलिमेंट्स डाली जाती हैं, जो कि जू की स्टोरी में कहीं भी नहीं दिख रही थी। पर जू ने तो ये स्टोरी उसकी और दाई की लव स्टोरी पर और बीजिंग में उनकी स्ट्रगल पर लिखी थी। साथ ही साल 2010 में जो उनका ब्रेकअप हुआ था, उसी को एंडिंग में बदल दिया गया था। ये पूरी स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड है, तो इसमें चाओ के इमेजिनरी इफेक्ट्स कैसे आएंगे? लेकिन चाओ के मुताबिक उसकी लिखी गई गरीबों की स्टोरी लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसीलिए इस स्टोरी में वो कुछ चेंजेस कर देगी, जहाँ पर दोनों लीड सिर्फ डिज़ाइनर कपड़े पहनेंगे, बॉल रूम में डांस करेंगे। वो उनकी पहली मुलाकात होगी। इस ड्रामा को वो एक आइडियल ड्रामा में बदलना चाहती थी और वो अगर फिल्म में 20 मिलियन इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो जू की बात क्यों सुने? इसीलिए वो इस स्टोरी को एक आइडियल ड्रामा की तरह जू और दाई को बदलने का ऑर्डर देती है। घर जाकर दोनों इस बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन जू को उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी में कोई भी चेंजेस नहीं करने थे। आइडियल ड्रामा की तरह घर में ही दोनों कई सारे एक्ट्स करते हैं, लेकिन उन्हें सही से कुछ भी समझ नहीं आता। अब अगले दिन चाओ एक आइडियल ड्रामा की स्टोरी के हिसाब से दाई और जू से मेन कैरेक्टर्स का एक्ट भी करवाती हैं, जो चीज़ें उन्हें काफ़ी अजीब लग रही थी। उन्हें तो चाओ की कोई भी बात समझ नहीं आती। साल 2008 में न्यू ईयर के दिन दाई और जू ने जो स्पार्कल लगाया था, उसे चाओ पूरे आसमान में फायरवर्क्स लगाने के सीन से बदल देती है। उस टाइम पर भले ही दोनों गरीब हो, लेकिन स्टोरी में चाओ उन्हें रिच की तरह प्रेजेंट करेगी और स्पेशली एंडिंग में दोनों का ब्रेकअप होते हुए चाओ नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए घर जाकर दाई को स्टोरी को हैप्पी एंडिंग में बदलना पड़ता है। स्टोरी को बदलता हुआ देखकर दाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब दाई उसे ये कहकर कंफर्ट करती हैं कि जू की बनाई हुई और उसकी लिखी हुई पहली मूवी सच अ गुड लव 500 मिलियन से भी ज़्यादा कमाएगी और सभी फिल्म क्रिटिक्स से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे। उसे कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं देगा। इसके बाद तो जो चाइना का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर और राइटर बन जाएगा। ये सुनकर जू को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। अगले दिन दोनों अपनी फिल्म कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि मूवी में बिजी होने के कारण वो लोग अब से एड फिल्म का काम नहीं कर पाएंगे। अपने लास्ट एम्प्लॉय को भी वो पूरी सैलरी दे देते हैं। यहाँ पर जो स्टोरी थोड़ी चेंज करने के कारण दुखी था, तब दाई उसे समझाती है कि उनकी स्टोरी पर मूवी बन रही है, मूवी थिएटर में रिलीज़ होगी। उनके लिए यही सबसे बड़ी बात है, जो सुनकर जू का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। साथ ही उन्होंने सोच लिया था कि उनकी मूवी की टीम में उनके वही दोस्त काम करेंगे जिनके साथ उन्होंने अपना पहला प्रोडक्शन हाउस और पहली शॉर्ट फिल्म शूट की थी। उन्होंने शियान चैन और जुआन को मूवी में काम करने आने के लिए बोल दिया था, लेकिन बाद में जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके टीममेट्स को कंसिडर ही नहीं किया गया। चाओ ने अपने हिसाब से क्रू मेंबर्स अपॉइंट कर लिए थे, जिनके साथ जू और दाई को काम करना था। इसके बाद दाई और जू को अपने दोस्तों से माफ़ी मांगनी पड़ती है। उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था, लेकिन अब वो उन्हें फिल्म में इंक्लूड नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर चाओ आती है, जो जू को अपने साथ एक्टर से मिलाने के लिए बुलाती है और दाई को उनके लिए स्किन केयर मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह लेने के लिए भेज देती है, जैसे कि दाई उनकी असिस्टेंट हो, उसका इस फिल्म में कोई काम ही ना हो। फिर भी दाई इस फिल्म के लिए सब कुछ एडजस्ट कर रही थी ताकि जू और वो बड़े डायरेक्टर बन जाए। उसके बाद दाई जेई से मिलती है, जिसने वो सभी स्किन केयर और मेकअप के प्रोडक्ट्स दाई के लिए मंगवा दिए थे। यहाँ पर जेई से दाई को पता चलता है कि वो MBA करने के लिए अब्रॉड जा रही है। अब वो दाई की एडवाइस को फॉलो करके खुद का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती है, जो बात सुनकर दाई को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद अगले दिन उनकी फिल्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पर जियाशिन जू को एक पेपर देता है और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ था सिर्फ उसी को मीडिया के सामने बोलने के लिए कहता है। जू उस पेपर को मीडिया के सामने पढ़ता तो है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जियाशिन, चाओ और उसका नाम फिल्म के इम्पोर्टेंट लोगों के तौर पर लिखा गया था। वहाँ पर कहीं भी दाई का नाम नहीं था, जो चीज़ दाई को काफ़ी बुरी लगती है। उनकी पहली शॉर्ट फिल्म को जब अवार्ड मिला था, तब भी दाई पीछे छूट गई थी और आज भी उनकी लाइफ की पहली मूवी बनने जा रही थी। वहाँ पर भी दाई का कहीं पर भी नाम नहीं है। इस बारे में दाई जू से बात करती है। वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती, उसे जू के साए में नहीं छुपना है, उसे भी उसकी तरह इक्वल डायरेक्टर की पोजीशन चाहिए। लेकिन जू को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए आपसे दाई और जू एक ही फिल्म के 2 डायरेक्टर बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं,
जिससे मिलने के लिए मिस्टर लाओ की वाइफ निया आई थी। इस टाइम पर जे प्रेग्नेंट थी और मिस्टर लाओ को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, लेकिन निया से उनको 5 बेटियां थी और उनके मिलियन बिलियन की प्रॉपर्टीज को संभालने वाला कोई भी नहीं था। अब जब जे के पेट में मिस्टर लाओ का बेटा है तो वो निया से बच्चे के बदले एक डिमांड रखती है कि वो मिस्टर लाओ की ऑफिशियली वाइफ बन जाएगी और फिर अब्रॉड MBA करने के लिए जाएगी। हर महीने निया उसे पैसे भेजेगी। फिर जब ये बच्चा 18 साल का होगा तो जे उसे मिस्टर लाओ को देकर चली जाएगी। अब उनकी प्रॉपर्टीज कंपनीज को संभालने वाला कोई तो वारिस चाहिए था, इसीलिए निया जे की हर डिमांड को मान जाती है। लेकिन जे को देखकर ही लग रहा था कि उसके मन में कुछ और ही प्लान है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। सीन अब वापस से 2024 में आता है, जहाँ पर टोंग यीशु को लेकर जू के हॉटपॉट रेस्टोरेंट आया हुआ था। शेनज़ेन का एडमिशन यीशु की वजह से स्कूल में हो गया था, इसीलिए जू और पान उन दोनों को कई सारे गिफ्ट्स देते हैं। इस दौरान टोंग के मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो जू को कई सालों से जानता है, तो उसे गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत है। ये बात जू के लिए थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि वो तो टोंग को कुछ ही दिनों पहले से जानता है, पर उसे क्या पता टोंग को जू और दाई की पूरी लव स्टोरी पता है। सालों की जर्नी उसने उनकी वीडियो में देखी है, इसीलिए टोंग को ऐसा फील होता है कि वो जू को सालों से जानता है। फिर भी वीडियो वाली बात इस टाइम पर टोंग जू को नहीं बताता और उसके और यीशु की शादी के बारे में बात करने लगता है। यहाँ पर दोनों की फैमिली उनकी शादी से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, खास करके यीशु अपनी शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन टोंग इतना खुश नहीं दिख रहा था। शेन के साथ वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था, इतना यीशु के साथ नहीं कर पाता। एक दिन जब यीशु को टोंग के लैपटॉप पर ताई और जू की वीडियो का एक फोल्डर दिखता है, तो वो उसे कोई मूवी समझकर देखने वाली थी, लेकिन टोंग उसे वो फोल्डर ओपन नहीं करने देता। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि टोंग शेन के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। उनकी वीडियो का हार्ड डिस्क तो शेन ने डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन बाद में टोंग ने वो डिस्क अपने पास रख लिया था, क्योंकि दाई और जू की लव स्टोरी की वजह से ही शेन और वो इतने करीब आए थे, तो भला उनकी वीडियो को वो कैसे फेंक सकता है। इसीलिए वो ये हार्ड डिस्क जू को लौटाने का डिसाइड करता है। वहीं शेन ने दाई के यहाँ पर जॉब से रिज़ाइन करने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए अगले दिन शेन दाई को रिज़ाइन लेटर दे देती है और टोंग वो हार्ड डिस्क जू को लौटा देता है। और फाइनली दोनों उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उनकी पूरी लाइफ की लव स्टोरीज की वो वीडियो देखी है, उन्हें उनके ब्रेकअप के बारे में भी पता है, वो उनके यंगर सेल्फ को पहचानते हैं और आज दोनों जो कुछ भी है, उनकी पर्सनालिटी जैसे भी है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसी फेक पर्सन से मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस दाई और जू को वीडियो में देखा था, वो प्यार के लिए अपनी पूरी लाइफ बदलने को राजी थे। फिर भी एंड में जाकर उन्होंने 2010 में ब्रेकअप क्यों किया, और अब दोनों की लाइफ में प्यार दूर दूर तक नहीं है। वीडियो में सिर्फ साल 2010 का उनका ब्रेकअप रिकॉर्डेड था, लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि दोनों आज तक एक दूसरे से नहीं मिले, ये बात उन्हें नहीं पता है। उसके बाद वो क्यों अलग हुए, इसी बारे में दाई शेन को और दूसरी तरफ जू टोंग को अपनी पूरी स्टोरी बताने लग जाते हैं। इसीलिए अब कहानी वापस से 2017 में आती है, जहां पर दाई और जू बीजिंग एयरपोर्ट से हाइनान जा रहे थे मूवी की शूटिंग करने के लिए। उसी टाइम जे बीजिंग से न्यूयॉर्क जा रही थी अपना MBA पूरा करने। इस टाइम पर वो प्रेग्नेंट भी थी। दाई को कुछ दिनों बाद जे के न्यूयॉर्क जाने के बारे में पता चलता है। फिर कुछ देर बाद दाई और जू हाइनान पहुंच जाते हैं अपनी पहली थिएटर रिलीज मूवी शूट करने के लिए। हाइनान यूनिवर्सिटी में उनकी पहली मुलाकात हुई थी, इसलिए मूवी का फर्स्ट हाफ यहीं पर शूट होने वाला था, पर वहाँ पर उन्हें प्रोड्यूसर की तरफ से एक छोटा सा रूम और एक सिंगल बेड रहने के लिए दिया जाता है। लेकिन दोनों इस बात को लेकर कोई भी इशू क्रिएट नहीं करते, पर ये तो सिर्फ प्रॉब्लम की एक शुरुआत थी। मूवी के हॉस्टल सीन के लिए जू और दाई एक हॉस्टल रूम का सेट बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी स्टोरी के हिसाब से मैच होने वाला हॉस्टल रूम उन्हें नहीं मिला था। लेकिन चाओ ने रियल हॉस्टल में ही शूट करने का ऑर्डर देती है, ताकि मूवी के बजट का बेकार खर्चा ना हो। भले ही वो रूम स्टोरी के साथ मैच ना हो, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जू और दाई मूवी के डायरेक्टर थे, लेकिन चाओ उनकी एक भी बात नहीं मान रही थी। सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा था, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मर्जी से बजट भी यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। इन बातों से जू काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तब दाई उसे समझाकर शांत करती है। एक टाइम पर उन्होंने 141 में भी शॉर्ट फिल्म शूट करके अवार्ड जीता था, तो फिर ये 20 मिलियन की मूवी बनाना कौन सी बड़ी बात है। स्टोरी वो चाहे कितना भी बदल ले, दोनों डायरेक्टर मूवी को खूबसूरती उनकी स्टोरी के हिसाब से ही रखेंगे। यहाँ पर जू दाई की बात को समझ गया था, लेकिन अगले दिन जब उसे पता चलता है कि चाओ ने उनकी स्टोरी को पूरा बदलने के लिए एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बुलाया है, तो जू का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक एक करके
उनकी मेन स्टोरी को अपने हिसाब से पूरा बदल रहा था। स्टोरी की ओरिजिनलिटी खत्म हो गई थी, जो देखकर जो गुस्से में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मारने पीटने लगता है कि इस तरीके से बाकी के लोग उसे समझाकर रोकते हैं। फिर जो इस बारे में जियाशिन को बोलता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं था। जियाशिन चाओ के खिलाफ नहीं जा सकता था और वो जू को भी चाओ के हिसाब से काम करने के लिए बोलता है। तभी ये मूवी बन पाएगी और जू का करियर भी आगे बढ़ सकेगा। वैसे भी मेन तो जू का डायरेक्टर बनना है, जो कि पूरा हो रहा है। फिर भी जू को ये चीज़ सही नहीं लग रही थी। वही दाई जू की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चाओ से माफ़ी मांग रही थी ताकि वो जू को मूवी से बाहर ना निकाले। लेकिन यहाँ तो चाओ अपनी एक अलग ही प्लानिंग कर रही थी। वो दाई की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी और जू को अनप्रोफेशनल बोल रही थी। यहाँ तक कि वो दाई को फिल्म का मेन डायरेक्टर बनाकर जू को बाहर निकालने के बारे में उसे बताती है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन दाई उसे सिर्फ एक मौका जू को देने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए चाओ मान जाती है। इधर फिल्म के क्रू में से कोई भी जू का डायरेक्शन उसकी स्टोरी फॉलो नहीं कर रहा था, उस पर ध्यान तक नहीं दे रहा था। यहाँ तक पीठ पीछे उसका काम का मजाक बनाया जा रहा था। तभी दाई वहाँ पर आती है और जू को चाओ के हिसाब से हर बात मानने पर एग्री करने को बोलती है। उसी टाइम वहाँ पर चाओ भी आ जाती है, पूरी मूवी की स्टोरी एक अलग स्क्रीन राइटर से चेंज करवा कर। यहाँ तक कि उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी का टाइटल बदलकर सच अ गुड लव से द डे यूथ एंड्स कर दिया था। मतलब कि दाई और जू की लव स्टोरी की कोई भी रियलिटी अब इस न्यू स्टोरी के अंदर नहीं बची थी, जो देखकर गुस्से में जो स्टोरी फाइल को डस्टबिन में फेंक देता है। आखिर वो इस मूवी में काम क्यों करे जब सब कुछ इन्वेस्टर्स और चाओ की मर्जी से हो रहा है। लेकिन दाई न्यू स्टोरी को समझाने का बहाना बनाकर चाओ से एक दिन का टाइम मांगती है, जिसके लिए वो मान जाती है। लेकिन जू का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, इसलिए दाई उसे लेकर उनकी हाइनान यूनिवर्सिटी आती है अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने के लिए। यूनिवर्सिटी में सब कुछ वैसे का वैसा ही था जब वो दोनों यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, सिर्फ अब उनकी एज बढ़ चुकी थी। इसी कॉलेज में उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। वो स्टेयर्स आज भी वहीं पर है जहाँ पर दाई के ग्रेजुएशन के दिन जू उसके साथ साथ उसके प्रोफेसर और उसके क्लासमेट्स के ऊपर पानी फेंकने के लिए आया था। और बॉयज़ हॉस्टल में उनकी पहली मुलाकात के दिन दाई जिस तरीके से गुस्से में हैमर लेकर जू के रूम में घुसी थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए, जहाँ उसकी हिम्मत और गुस्से को देखकर जू तो उसी दिन उसके प्यार में पड़ गया था। आज उन्हीं बातों को याद करके दोनों काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं और उसी कॉरिडोर में उनका फेवरेट पल्प फिक्शन डांस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हॉस्टल की वार्डन आती है, जो कि उन्हें वहाँ से भगा देती है। उनकी हॉस्टल की वार्डन अब बदल चुकी थी। ये वाली वार्डन पहले से ज़्यादा गुस्से वाली थी। कॉलेज की लाइफ कितनी सही थी ना। तब दोनों अपने सपनों के बारे में सोचकर काफ़ी खुश थे। आज फिर से उन्हीं दिनों को याद करके उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी सच अ गुड लव स्टोरी एक मूवी डिजर्व करती है, बिना कोई चेंजेस किए, उसकी ओरिजिनलिटी उसकी रियल लाइफ स्टोरी के साथ। इसीलिए दोनों चाओ की मूवी से बैकआउट करके अपनी ओरिजिनल सच अ गुड लव स्टोरी मूवी खुद बनाने का डिसाइड करते हैं। दाई को भी ये बात रियलाइज़ हुई थी कि अगर डायरेक्टर होकर भी उनका उनकी स्टोरी पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर ये मूवी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। चाओ के लिए वो दोनों सिर्फ नाम के डायरेक्टर्स हैं। उनकी सच अ गुड लव स्टोरी बेटर फिल्म डिजर्व करती है। तभी एक कॉलेज का लड़का जू को स्टेयर से हटने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर वो एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था। वो लड़का भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, पर जब उसे पता चलता है कि जो इसी कॉलेज के फिल्म स्टडी का सीनियर स्टूडेंट है, तो वो काफ़ी खुश होता है। अब तो शायद जो बीजिंग में बड़ी बड़ी मूवीज़ बना रहा होगा, उसे भी बीजिंग में जाकर मूवी बनानी है। पर जो उस लड़की से क्या बोले। कॉलेज के बाहर की दुनिया उसके सपनों को हर टाइम कुचलने के लिए तैयार है, जहाँ पर उसके टैलेंट और उसकी ओपिनियन की कोई भी कीमत नहीं है। इसके बाद दाई और जू चाओ के पास जाकर फिल्म से क्विट करने की बात कहते हैं। ये सुनकर चाओ ज़रा भी शॉक नहीं थी, उल्टा वो उन्हें कॉफ़ी ऑफर करती हैं और अपने एक्स हस्बैंड की स्टोरी उन्हें सुनाने लग जाती हैं। एक टाइम था जब एक प्रोड्यूसर ने उसकी लिखी हुई स्टोरी रिजेक्ट कर दी थी। इस वजह से उसके हस्बैंड ने फिल्म की डायरेक्टर की पोस्ट ही छोड़ दी और उसके साथ फिल्म क्विट कर दी। जिसके बाद उस प्रोड्यूसर ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। कहीं अगर काम मिल भी रहा था तो वहाँ पर उन्हें अपनी स्टोरी पर चेंजेस करके कॉम्प्रोमाइज़ करना था। लेकिन उसके हस्बैंड इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। लेकिन आखिर में उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और अपनी स्टोरी को प्रोड्यूसर और बाकी लोगों के हिसाब से चेंजेस करवा लिया। करियर की शुरुआत में उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, वो दूसरों के मुताबिक चल रही थी, इसीलिए आज लोग उसके हिसाब से काम करने को मजबूर हैं। इसी वजह से वो आज एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर हैं। पर पता है,
लेकिन उसका एक्स हस्बैंड, जो कि स्टोरी को अपने काम करने के तरीके को किसी के हिसाब से बदलना नहीं चाहता था, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, उसके साथ क्या हुआ? उसके एक्स हस्बैंड के साथ उसका डिवोर्स हो गया। आज वो एक छोटी सी सिटी में एक फूड स्टॉल में ग्रास जेली सेल करता है। वो और उसके एक्स हस्बैंड पास में जिस पॉइंट पर खड़े थे, आज वहाँ पर दाई और जू खड़े हैं। अब रास्ता उन्हें चुनना है, स्टोरी में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना या फिर उसके एक्स हस्बैंड की तरह एक फेलियर बनकर रह जाना। चाओ की ये बात सुनकर जू अपना डिसीजन बदल देता है। उसे चाओ के एक्स हस्बैंड की तरह गलती नहीं करनी थी, किसी फूड स्टॉल पर अपनी लाइफ नहीं बितानी थी, इसलिए मूवी चाओ के हिसाब से करने के लिए तैयार हो जाता है, जो चीज़ दाई के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसने अपनी लव स्टोरी की ओरिजिनलिटी बचाने के लिए अपनी रियल लव स्टोरी दुनिया को दिखाने के लिए मूवी छोड़ दी और एंड मोमेंट पर जू ने उसे धोखा दे दिया और मूवी चुन ली। फिर भी एक बार दाई दरवाजे से बाहर निकलकर जू की तरफ देखती है कि शायद वो अपना डिसीजन बदल कर उसके साथ वापस चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। जू वहाँ पर चाओ के साथ ही रुकता है। दाई अब दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन आज जू से कुछ ही कदम की दूरी उसे हज़ारों कदम की दूरी लग रही थी, जहाँ से जू उसकी तरफ आना ही नहीं चाहता था, उल्टा वो उससे और दूर जा रहा था। इन सब से हर्ट होकर दाई वापस से अपने रूम में चली जाती है और बीजिंग जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। रात तक जू जब रूम में वापस आता है तो दाई उसे वही अल्कोहल की बोतल देती है, जो कि साल 2009 में उन दोनों ने एक रूल बनाया था कि ब्रेकअप करने से पहले दोनों अल्कोहल की बोतल को ख़त्म करने तक फिर से ब्रेकअप के डिसीजन के बारे में सोचेंगे। आज भी उसी रूल को फॉलो करके दोनों एक साथ उस अल्कोहल की बोतल को ख़त्म करते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते, ना जू उसे रोकता है और ना ही दाई जू को उसे रोकने के लिए बोलती है, जैसे कि दोनों एक दूसरे को कुछ बोलने का हक ही खो चुके हो। बिना कुछ बोले एक मूवी के लिए दोनों अपना रिश्ता 2017 में ख़त्म करते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू बचे हुए थे, लेकिन वो भी उन्हें एक दूसरे के करीब लाने के लिए काफ़ी नहीं थे। फिर जब दाई वहाँ से जा रही थी तभी बाहर क्रू मेंबर की एक लड़की दाई को अपना नाम जू के पास एक्शन क्लैप बोर्ड पर लिखने के लिए कहती है। साल 2010 और 11 में ऐसे एक एक्शन क्लैप पर उन्होंने अपना नाम एक साथ लिखा था, लेकिन आज दोनों चाहकर भी इस मूवी में अपना नाम एक साथ नहीं लिख सकते। और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।